हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और जिसमें बेज थ्योरम तक पहुंच गए। बेज थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम कराए थे विद बैकग्राउंड। तो अगर बैकग्राउंड चाहिए तो वो पिछला वाला लेक्चर रेफर करें। और आज तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, फार्मूला उसके साथ बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड थोड़ी कम भी है तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आज तो क्वेश्चन का डे है तो क्वेश्चन ही करने हैं। तो स्टार्ट कर देता हूँ। आपके सामने ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कवरेज मिल चुकी है। अब ये सामने है क्वेश्चन नंबर 11। रीड करते हैं और सॉल्यूशन देते हैं आपको। इन ए सेट ऑफ 10 कॉइन्स, टोटल ना 10 कॉइन्स का सेट है इनके पास। 2 coins are with heads on both sides। 2 स्पेशल कॉइन्स हैं उसमें। 8 तो जनरल है और 2 कैसे स्पेशल कॉइन्स हैं। 2 coins आर 2-headed coin। वो 2 हेड वाले, दोनों तरफ हेड ही हेड है, टेल है नहीं उसमें। और जो 8 कॉइन्स हैं वो फेयर कॉइन्स हैं। 8 कॉइन्स फेयर है और 2 जो है वो अनफेयर, बाइज्ड, डिफेक्टिव, जिसके दोनों तरफ हेड है। एक कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इन्होंने एक कॉइन को सिलेक्ट किया, 10 में से 1 सेलेक्ट किया, 10 में से 1 को सेलेक्ट कर डाला फ्रॉम दिस सेट एंड टॉस्ड 5 टाइम्स। कहता है कॉइन सेलेक्टेड एंड टॉस्ड 5 टाइम्स। कॉइन टॉस्ड 5 टाइम्स आफ्टर सिलेक्शन। पहले सिलेक्शन किया और बाद में उसको 5 टाइम्स टॉस कर दिया। इफ ऑल द 5 टाइम्स द रिजल्ट वाज हेड्स। रिजल्ट क्या आया? हेड आया। एवरी टाइम रिजल्ट वाज हेड्स। तो जो हो गया, जो इवेंट हैपन हो गई, यही ए इवेंट है। ए इवेंट का मतलब है all the 5 times result was heads। result is head all the 5 times। ये ए इवेंट हैपन हो गई। जो इवेंट हैपन हो जाती है उसे बेज थ्योरम के लिए ए लेते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसे ई विद सम सफिक्स लेते हैं। Find the probability that selected coin had heads on both sides। तो जिसकी probability मांगी वो E इवेंट है। तो E1, क्योंकि आप उसमें सफिक्स देना होता है, तो E1 is the event कि selected coin is 2-headed। Two-headed coin is selected। E2 is the event fair coin is selected। और आपसे हमने जो डिमांड की वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नोइंग दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये है इस क्वेश्चन की डिमांड। क्वेश्चन में कहीं डाउट लगा हो तो जरूर पूछिए, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन पार्ट पर चलता हूं आगे। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1।
Probability of selected coin is two-headed. Two-headed coin selected. टू-हेडेड कॉइन उसमें 2 है आउट ऑफ 10, तो सेलेक्ट तो एक ही कॉइन किया, लेकिन उसके लिए 2 कॉइन्स आपका फेवर कर रहे हैं और टोटल आपके आउटकम्स हैं 10, तो ये हो गया 1/5. 2/10 is the probability that selected coin is two-headed. two-headed वर्ड छूट गया गलती से. two-headed coin selected, इसका probability 1/5. probability of E2, pair coin is selected. आप बताओगे बेटे? pair coin is selected. 8/10. Yes, right बेटा, 8/10 आएगा. pair coin is selected. The probability for this is 8/10, that is 4/5. अब हमें जरूरत पड़ती है A/E1 की. A/E1 जब भी आप निकालें तो इसका ना मीनिंग लिख लें तो काफी आराम पड़ जाता है. मीनिंग लिखने के बाद A means head all the 5 times, 5 heads. A means 5 heads, knowing that, given that even has happened. Given that even has happened means coin is two-headed. two-headed coin को 5 टाइम्स सेलेक्ट किया और हेड आने का चांस, ये होगा अपना probability of head into probability of head into probability of head into head 5 times. 5 बार आपने कॉइन को टॉस किया. अच्छा, अगर हेड टेल ऐसा कुछ होता ना तो इसमें फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी होता है, लेकिन ये सारे हेड हैं, तो अगर आप फैक्टोरियल 5 करते हो तो फैक्टोरियल 5 का डिवीजन भी होगा. ऑल द 5 हेड्स, but all the 5 heads, so 5 heads can be permitted in factorial 5 ways, but they are similar of one kind, therefore division also by factorial 5. तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती. ये मैंने इसलिए इधर वाला याद दिला दिया कि कल को हेड टेल होगा ना तो फिर ये फैक्टोरियल काम करने लग जाएगा. अभी तो ये कैंसिल हो गया, इसमें हेड टेल मिक्स होंगे तो यहाँ फैक्टोरियल भी लगता है ऐसे क्वेश्चंस में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 है, हाफ नहीं है इसमें. क्यों? क्योंकि आपका कॉइन टू-हेडेड है. टू-हेडेड कॉइन कैसे भी थ्रो करो हेड ही अपीयर होगा, तो इसलिए सर्टेन इवेंट है. 1 1 1 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद भी 1 आएगा, तो A/E1 1 आया. फर्क आएगा A/E2 में. A/E2 का मीनिंग लिखें पहले. A का मीनिंग है 5 हेड्स मिले हमें, 5 हेड्स मिले, नोइंग दैट कॉइन इज फेयर कॉइन. E2 का मतलब फेयर कॉइन. गिवन दैट कॉइन इज फेयर, ये दिया हुआ है कि कॉइन फेयर कॉइन है और उसके बाद हेड आने का चांस होगा PH into PH into PH 5 टाइम्स. 5 टाइम आपने थ्रो किया और वही फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 हेड टेल मिक्स होते तो ये फैक्टोरियल काम करने लगता. यहां नहीं करेगा. अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस बार कितनी है बताओगे बेटे? Half. Yes, it is 1/2. तो 1/2 into 1/2 into 1/2 5 टाइम्स होगा और टोटल 1/32 हो जाएगा. और अब आपका सारा मटेरियल रेडी है. लेट अस राइट P E1/A. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A
डिमांडेड बाय द क्वेश्चन और जिसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस A बाय E1। फिर डिनोमिनेटर में से कॉपी करें प्लस E1 रिप्लेस बाय E2 करें और अब वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन करें। P E1 था 1/5 और A बाई E1 था 1। नीचे भी 1/5 इंटू 1 प्लस PE2 आपने बताया था 4/5 और A बाई E2 वो अभी सामने आपको भी यहाँ दिख रहा है 1/32। कैलकुलेशन हल्की कैलकुलेशन है वो आपको करनी है। देखो जो 5 ये ऐसे कट रहा है सभी जगह से मैंने कट कर दिया और मैं ही बता देता हूं क्योंकि ये हो गया कैलकुलेशन। 32 में तो ऊपर चला जाएगा और 32 प्लस 4 36 नीचे आ जाएगा। हो गया 4 8 जा 32 4 9 जा 36 8/9 इसका आंसर आएगा। बेटे डाउट हुआ हो तो पूछो बात करो। We move on to next question exercise 10। ये सभी क्वेश्चंस CBSE में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप वहां पर लिख लीजिए एक्सरसाइज 10 और उसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन समझाता हूं फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। एक सेकंड अपना पेपर थोड़ा अरेंज कर लेता हूं। ओके एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन अरेंजमेंट कर रखा है जो क्वेश्चन को मैं भी क्वेश्चन को भी रीड करके बताने की पोजीशन में होता हूँ, नहीं तो ये ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है बड़ी। ओके इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, वो एक फैक्ट्री है और वो बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है। मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%। देखिए एक ए मशीन है इनके पास, एक बी मशीन है, एक सी मशीन, तो ये प्रोडक्शन करती हैं। इनका जो प्रोडक्शन है फर्स्ट का 25% प्रोडक्शन है, 35% प्रोडक्शन बी मशीन करती है और सी मशीन करती है 40% ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से टोटल ये 100 हो गया होगा। यस टोटल अगर करें तो 100% हो गया। ये मिलके 100% होना चाहिए। ठीक अब आगे क्या सेंटेंस रीड करें। ऑफ देयर आउटपुट्स, उनका जो आउटपुट हुआ उसमें 5 4 एंड 2% रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। ये जो प्रोडक्शन हुई इस प्रोडक्शन में डिफेक्टिव भी होता है। डिफेक्टिव बोल्ट वो कितना 5%, 4% ये वाले का डिफेक्टिव आता है, 2% थर्ड मशीन का डिफेक्टिव आता है। थर्ड मशीन का प्रोडक्शन भी ज्यादा है और उससे डिफेक्ट कम है। थर्ड मशीन का प्रोडक्ट, थर्ड मशीन ही अच्छी है हम बोलेंगे। थर्ड मशीन की कैपेसिटी भी ज्यादा है और क्वालिटी भी ज्यादा है रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब आगे की बात को रीड करें। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। एक बोल्ट आपने ड्रा किया, 1 बोल्ट इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। यही ए इवेंट है जो फाउंड टू बी डिफेक्टिव। जो इवेंट हैपन हो चुकी वो इवेंट को ए लेते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे ई विद सम सफिक्स E1 या E2 लेते हैं। तो ए इवेंट है कि बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, बोल्ट इज डिफेक्टिव। एक बोल्ट ड्रा किया और वो बोल्ट डिफेक्टिव निकल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। आपसे हमने E2 की प्रोबेबिलिटी मांगी हुई है। मशीन बी की वजह से हम उसे
E2 बोलेंगे, E1, E2, E3 इन्हें हम स्पेसिफाई करते हैं। जो पूछा है वो मशीन बी का है तो वो E2 पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो E2 इज द इवेंट कि बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी, produced manufactured by B, तो naturally E1 will be the event की bolt is produced by machine A और E3 will be the event bolt is produced by the machine C। और इस तरह से सारा क्वेश्चन हमारे पास पहुंच गया, हमारी शीट में सारा क्वेश्चन यहां पर आ गया। और आपसे जो डिमांड है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A वो ध्यान रखना है, इसी का फार्मूला अप्लाई करना है। अब जब E2 बाय A आप निकाल रहे होंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की। प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय A, बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय A, इसका प्रोबेबिलिटी 25%। बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय B, इसका प्रोबेबिलिटी 35%। बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन C, द चांस इज 40%, क्योंकि उसका शेयर, प्रोडक्शन शेयर 40%। अब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, A बाय E1। A means defective, knowing that it is produced by machine number A। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, A का मतलब है डिफेक्टिव, गिवन voltage production of first machine, production of machine number A, M1 या A मशीन, A मशीन से डिफेक्टिव आने का चांस आप बताओगे बेटा, क्या लिख दूं यहां? 5/100। यस बेटे बिल्कुल सही है, ये है 5% डिफेक्टिव, 5% 1/20। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, A बाय E2 आएगा 4%, 4/100 दैट इज 1/25। और नेचुरली A बाय E3, इसमें 3 इवेंट्स का क्वेश्चन, A बाय E3 हमें लिखना पड़ेगा और वो है 2% डिफेक्टिव फ्रॉम थर्ड मशीन A बाय E3, 1/50। इस तरह से हमें सारे कंपोनेंट्स मिल गए हैं उस फार्मूले के। वी विल राइट द फार्मूला एंड पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। सो लेट अस मूव टू राइट द फार्मूला फॉर P E2 बाय A। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस A बाय E2। उसके बाद वो चीज को नीचे कॉपी कर लें, P E2 P A बाय E2, फिर E2 रिप्लेस बाय E1 कर लें और फिर E2 रिप्लेस बाय E3 कर दें, क्योंकि इसमें 3 इवेंट का क्वेश्चन है। एंड इंसर्ट द वैल्यूज, डू माइनर कैलकुलेशन टू गेट द आंसर। कुछ वैल्यू हम भी इंसर्ट कर देते हैं, वैसे तो ये आपका ही काम है। 7/20, A बाय E2 1/25, नीचे इसको बीचों बीच में कॉपी करें, 7/20 1/25 और फिर प्लस करना पड़ेगा। P E1 1/4, A बाय E1 1/20 दिख रहा है। P E3 can be seen to be 2/5, yes,
ये प्लस डबल लग गया, मैं यहाँ एक को हाइड कर देता हूँ। 2/5 इंटू पी ए बाई ई थ्री दैट इज 1/50 और कैलकुलेशन हमने लास्ट टाइम की थी, दिस वाज 28/69। आप भी देखना, ये लास्ट वाली कैलकुलेशन है, मे बी रॉन्ग समटाइम्स, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन खुद करिए, ठीक है, इस पे बिलीव नहीं करना, आप अपना देखिए इतना आता है क्या। लास्ट टाइम हमारा इतना आया था। एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे डाउट कहीं लगता हो तो जरूर पूछिए, और ना डाउट लगता हो तो सारे क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी के और बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग, नो टू क्वेश्चंस आर जस्ट सेम, अलग अलग कैटेगरी मैंने रखने की ट्राई की है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो एक तरह के फिर दो क्वेश्चन भी इस रिवीजन में भी करा देते हैं। वैसे तो ये रिवीजन है, मेन कोर्स तो आप कर चुके हो। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम एक्सरसाइज, ये दूसरा पैटर्न है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन नीचे और भी डाला हुआ, दो क्वेश्चन डाले हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा औरों से अलग और बहुत इंपॉर्टेंट। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. वो पर्सन है, वो अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो आप उस पर 3/4 मतलब 75% आप बिलीव कर सकते हो, 25% ये पर्सन ना झूठ बोल देता है, गलत बोल देता है, तो यू कैन रिलाई टू द ट्यून ऑफ 75%, 3 out of 4 टाइम्स। ऐसा ये झूठ बोलने वाला पर्सन क्या कर रहा है, ही थ्रोज ए डाई, इस पर्सन ने एक डाई थ्रो कर दिया जो कभी सच बोल देता है कभी झूठ भी बोल देता है। तो एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, वो पर्सन ने क्या किया, डाई को थ्रो किया और आपको आके बोल दिया कि 6 आया था। डाई को हमारे सामने थ्रो नहीं किया और कहीं जाके थ्रो कर दिया और हमें आके बोल दिया कि 6 आया, तो यही ए इवेंट है। अच्छा, ए इवेंट, ही रिपोर्ट 6, पता नहीं 6 आया भी था कि नहीं, लेकिन हमें आके उसने 6 रिपोर्ट कर दिया, ही रिपोर्ट 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। ये एक्चुअली वाले क्वेश्चन आपके सामने बहुत आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्चुअली वर्ड होता है, इसकी यही पहचान है, एक्चुअली वर्ड हो देंगे वो, तब आप E1 और E2 इसे 6 से रिलेटेड डिफाइन करोगे। तो 6 से रिलेटेड एक्चुअली 6 वर्ड यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं ही गेट्स 6, और E2 में लिखेंगे ही डज नॉट गेट 6, ही गेट्स अदर देन 6। सिक्स नहीं मिला लेकिन कुछ मिला जरूर, उसने डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 में से कुछ मिला होगा, तो ही गेट्स 6, और दूसरा ही गेट्स 1 2 3 4 5, 1 ऑफ 1 2 3 4 5। ये आपको फॉर्मेशन करनी है। तो इस क्वेश्चन को देख करके ये फॉर्मेशन की चीज को कि किस तरह अज्यूम किया गया, पर्टिकुलरली इसे और इसे, ये चीज को नोटिस में रखना है और याद रखना है। ये रिपोर्ट एक्चुअली ये 6 वाले क्वेश्चन में, रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा अज्यूम करना पड़ता है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा। और बेज थ्योरम के क्वेश्चन जनरली बहुत लेंदी होते हैं, पर ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ये 3 सेंटेंस में लिखा हुआ क्वेश्चन है। बेज थ्योरम कई बार मालूम भी नहीं पड़ता कि बेज थ्योरम का क्वेश्चन होगा, तो बेज थ्योरम का क्वेश्चन लेंदी होता है, तो लेंदी क्वेश्चन होना चाहिए, और लेंदी होता है तो लेंदी अच्छा लगता है। अगर बेज थ्योरम का क्वेश्चन कम लैंग्वेज में लिखा है तो वो क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए बिगिनिंग में तंग करेगा, तो ये चीज को नोटिस में रखें, यही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। अब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब तो आराम से निकालते चलो। प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट 6, उसने जाके ना डाई को थ्रो किया, एक डाई को, और उसको 6 मिल गया, तो 6 आने का चांस क्या है बेटे, डाई को थ्रो करने से 6 आने का चांस
जल्दी बताओ। 1/6. यस 1/6, और टाइम वेस्ट हो गया था ना। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि उसको 6 नहीं मिला, ही गेट्स, ऐसे लिख देता हूं मैं, 6 बार। 6 नहीं मिला और कोई नंबर मिला तो वो है 1-1/6, मतलब कि 5/6। एक ही डाई थ्रो किया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इजी है। अब आप निकालोगे A/E1 जो जरूरत पड़ती है, A/E1 की जरूरत पड़ती है, और इसने जो डिमांड किया है, एक्चुअली ये 6 का मतलब E1 की डिमांड की है, डिवाइडेड बाई A। इस बात को भी आपको नोटिस में रखना है कि E1/A को एक्चुअली 6 कहते हैं। A/E1 का मतलब क्या है? ही रिपोर्ट 6, उसने हमें आके 6 बोल दिया, और गिवन दैट, और उसको पता था, क्या पता था? कि इवन हैज हैपेंड, मतलब ही गेट्स 6। गिवन दैट ही गेट्स 6, कि उसको 6 आ गया, और 6 आने के बाद उसने हमें 6 बताया। जब 6 आया और 6 बताया तो इसका मतलब दिस टाइम ही इज स्पीकिंग ट्रुथ। इस बार वो सच बोल रहा है। 6 ही आया और 6 ही की रिपोर्ट की, तो ही स्पीक्स ट्रुथ दिस टाइम, और ट्रुथ बोल रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 वहां ऊपर लिख के इसने दी हुई है। A man is known to speak truth 3/4 times. 3/4 is the probability that he is speaking truth. अब चलते हैं A/E2 पर। प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक्स लाई, लाई आएगा, ठीक है। अब कि हमने इसको एनालिसिस नहीं की, एनालिसिस करें तो लाई आएगा। ही रिपोर्ट 6 गिवन दैट ही डज नॉट गेट 6, 6 मिला नहीं और आके हमको 6 बोल दिया, तो वो लाई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और वो 1/4। With this information we can go to E1/A, that's equal to probability of E1 into A/E1। कॉपी करो नीचे, E1 रिप्लेस बाय E2 कर दिया जाए। कैलकुलेशन, हल्की हल्की कैलकुलेशन आप यहां खुद लिखिए और कैलकुलेट करें। मेरी कैलकुलेशन 3/8 आई थी, मैंने यहां आंसर लिख रखा है, ये देखो यहां पे, तो आप भी देखना 3/8 आता है कि कुछ और आता है, और मेथड बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर ना सिमिलर क्वेश्चन एक हमने जरूर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें अज्यूम करना थोड़ा सा तंग करता है हल्का सा, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का और भी करके देखो। यह भी उसी टाइप का आता बहुत एग्जाम में, मतलब जो रैपिड एक्सरसाइजेज हैं उनमें कम से कम 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो दिस इज क्वेश्चन 4 हियर। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3/5 टाइम्स, बिल्कुल सिमिलर। ही थ्रोज ए डाई, डाई थ्रो किया, रिपोर्ट्स दैट इट इज नंबर ग्रेटर देन 4। तो ए इज द इवेंट, ही रिपोर्ट्स ग्रेटर देन 4। बिल्कुल सिमिलर से होते ही हैं ये सभी, चाहे जैसा भी हो, कहीं कॉइन थ्रो करते हैं तो कहीं डाई थ्रो करते हैं। ही रिपोर्ट्स नंबर ग्रेटर देन 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली नंबर ग्रेटर देन 4। E1 इज द इवेंट, ही गेट्स, यहीं पर ये लैंग्वेज को आपने नोटिस में रखना है। ही गेट्स नंबर ग्रेटर देन 4। E2 इज द इवेंट, he gets some other number, he gets number less than or equal to 4, greater than 4 नहीं मिला। अच्छा, अब इनके बेस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो जाके ना उसने डाई को थ्रो किया तो ग्रेटर देन 4 आने का चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6, मतलब कि 2/6 मीनिंग 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 में शामिल है 1 2 3 4, लेस देन और इक्वल टू 4, 1 2 3 4,
This is 4 by 6, that is 2 by 3. So we can go to A by E1. इसका मीनिंग क्या है? A का मतलब he reports number greater than 4. उसने हमें आके greater than 4 बोल दिया. He reports greater than 4. Given that, जबकि उसको श्योर पता था कि even as happened, he gets number greater than 4. Given that he gets greater than 4, उसको greater than 4 मिला और उसने greater than 4 की रिपोर्ट भी की हमारे पास आके. इसका मतलब यह है कि he speaks truth. इसका मतलब वो सच बोल रहा है और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 क्वेश्चन में दी हुई है. ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 5 टाइम्स, ये लिखा है. तो 3/5 वो ट्रुथ बोलता है और 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक्स लाई. तो A by E1 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 का मीनिंग बनता है ही स्पीक्स लाई, और लाई करने की प्रोबेबिलिटी 2/5. उसके बाद P1 by A की डिमांड है इसकी, और फार्मूला इसका आपको याद हो गया होगा अब तक. P1 P A by E1 कॉपी कर दो. P1 P A by E1 प्लस P2 P A by E2. 2 इवेंट का फार्मूला फिटिंग करें और आंसर आपने करना है. कैलकुलेशन माइनर हल्की कैलकुलेशंस होती है इसमें, बहुत हैवी कैलकुलेशंस नहीं होती. वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई डाउट लगा वो पूछो बेटे. ओके, ये देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने. सारा क्वेश्चन दिख तो रहा है मोस्टली. रीड द क्वेश्चन. For AB and C, the chances of being selected as manager of a firm are in the ratio 4:1 respectively. 3 persons हैं ABC, तो वो मैनेजर ऑफ द फर्म बन जाएंगे. इसके सिलेक्शन के चांस हैं 4:1 के रेशियो में कि पर्सन ए विल बी सिलेक्टेड. द प्रोबेबिलिटी इज 4/7. सारे चांसेस को ऐड करो, 4/1 5 होता है. ए सिलेक्ट हो जाएगा 4/7, बी सिलेक्ट हो जाएगा 1/7, सी सिलेक्ट हो जाएगा तो 2/7. The probabilities for them to introduce radical change in marketing strategy are 0.3, 0.8, 0.5 respectively. कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में रेडिकल चेंज कर देंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.8, 0.5 की. बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट कर देंगे, बिजनेस को इंप्रूव कर देंगे. इसके चांस हैं 0.3, 0.8, 0.5 रिस्पेक्टिवली. आगे रीड करें. इफ चेंज डज टेक प्लेस, यही ए इवेंट है. हुआ ऐसा कि रेडिकल चेंज हुआ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में चेंज हुआ, बिजनेस में इंक्रीज हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ. तो ये इवेंट हैपन हो गई कि चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी टेक्स प्लेस. शॉर्टकट में चेंज टेक्स प्लेस, ये ए इवेंट हैपन हो गई. अगर आपको लगे ए बी सी के साथ क्लैश करता है तो इसे ए सफिक्स 1 भी डाल सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है इतना नीड नहीं है, आगे भी क्लैश कर जाते हैं कभी कभी. तो लेट ए बी द इवेंट. ए इवेंट भी है, ए पर्सन भी है, पर इतना क्लैशिंग में प्रॉब्लम तो नहीं लगता. ओके. Find the probability that it is due to appointment of B or C. 2 पूछ दिए इसने, E2/A और E2/A और E3/A. 2 पूछ के बाद में ऐड करना है.
तो इन्होंने आपसे जो डिमांड रखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय ए, दो निकलेंगे, फिर ऐड करोगे तो आ जाएगा ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी। अच्छा, अब इवन इवेंट फिर बनी क्या? इवन इवेंट, ए इवेंट है चेंज टेक्स प्लेस, इवन इज ए इज अपॉइंटेड, पर्सन ए इज अपॉइंटेड एज मैनेजर, क्योंकि उसने लिखा हुआ है ना, फॉर ए बी सी द चांसेज ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज द मैनेजर ऑफ ए फर्म आर इन द रेशियो 4:1:2। तो E2 is the event, the person B is appointed. E3 is the event, the person C is appointed. अब probability of appointment of E1 is 4/7. Probability of appointment of B is 1/7. वो अपॉइंटमेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, E3 इज 2/7। अब आपको A/E1 की जरूरत पड़ने वाली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस चेंज हुआ ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ E1 मींस ए, चेंज ड्यू टू ए अपॉइंट हो गया, इसके बाद ए का अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद चेंज होगा। इसका चांस क्या था? इसका चांस यहां लिखा है, probability for them to introduce radical change in marketing strategy are 0.3, कि ए की वजह से चेंज हुआ, इसका चांस 0.3, और बी की वजह से चेंज हुआ। बेटे आप बताओ, A/E2 की चेंज हुआ ड्यू टू बी, हाउ मच? 0.8. यस, 0.8। और कोई दूसरा बच्चा बताओ, ड्यू टू सी, प्रोबेबिलिटी A/E3, कोई और बताओ? चेंज ड्यू टू सी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ सी इज 0.5। ये सब क्वेश्चन में वहां पर लिख रखे हैं। अब आपका थोड़ा सा काम यहां पर आता है, E2/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2, फिर इसको नीचे लिखें PE2 PA/E2, E2 रिप्लेस बाय E1 कर दें तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, और E2 रिप्लेस बाय E3 कर दें, क्योंकि 3 इवेंट वाला क्वेश्चन, तो 3 इवेंट वाला फार्मूला भी लगेगा। E2/A इस फार्मूले से आ जाएगा, और E3/A भी इनकी डिमांड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस मटेरियल दैट इज A/E3। अच्छा, डिनोमिनेटर बिल्कुल डिटो सेम रहेगा, चाहे आप एक बार कैलकुलेट करके 2 बार यूज कर दो, या फिर अलग अलग कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप अलग अलग 2 बार ही कर दो। उसके बाद इन दोनों को सम करना है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A प्लस प्रोबेबिलिटी E3/A। ये आपका आंसर बनेगा ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डाउट कहीं लगा हो तो मैं बताने को तैयार हूं बेटा। सो कम क्वेश्चन नंबर 9। जो प्लान हमने किए थे ना, तो वो ये क्वेश्चन नंबर 9 प्लानिंग के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए,
12 कार्ड नंबर्ड 1 to 12 कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड नहीं लग रहे हैं, ये कोई और ही कार्ड लग रहे हैं। सीरियल नंबर 1 to 12 कार्ड्स हैं और प्लेइंग कार्ड नहीं मालूम पड़ रहे हैं। दे आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, किसी बॉक्स में रख दिए, एंड देन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड इज ड्रॉन, एक ही कार्ड ड्रा किया, सिंगल कार्ड, सिंपल इवेंट। मोर देन वन जब होते हैं तो मोर देन वन में कंफ्यूजन है, जो कि अभी बताऊंगा मैं इसके बाद। मोर देन वन कार्ड ड्रा होते हैं तब क्या होता है, लेकिन वन कार्ड का तो यही है। ए सिंगल कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ये ए इवेंट हैपन हो गई। लेट ए बी द इवेंट नंबर is more than 3, it is found to be greater than 3। greater than 3 का मतलब समझते हो, 4 से लेकर 12 तक का कार्ड, कोई एक कार्ड आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगी हुई है वो ई इवेंट होती है, तो आप ना E1 बोलो। लेट E1 बी द इवेंट, इट इज इवन नंबर, और E2 इज द इवेंट, इट इज ऑड नंबर। ठीक, अब आपका काम स्टार्ट होता है और आपसे P1 बाय A इन्होंने डिमांड किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सिंगल नंबर इज ड्रॉन, सिंगल कार्ड इज ड्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नंबर, बेटे बता सकते हैं आप E1 नंबर की प्रोबेबिलिटी? 12 कार्ड्स हैं, 1 to 12 कार्ड्स, E1 नंबर की प्रोबेबिलिटी बताएं। 1/2। हाँ जी बेटे, बिल्कुल सही है। इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इतने इवन नंबर्स होते हैं और ये प्रोबेबिलिटी 6/12 जिसे 1/2 भी कहते हैं। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑड नंबर, बिल्कुल वो भी फिर 1/2 होगी, ऑड नंबर भी 6 है उसमें। अब आपको जरूरत है A/E1 की। A/E1, ए का मतलब है नंबर ग्रेटर देन 3, ध्यान देना। नोइंग दैट E1 हैज हैपेंड, गिवन दैट दिस इज इवन नंबर, गिवन दैट नंबर इज E1, नंबर E1 है और ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। नंबर इज ग्रेटर देन 3 गिवन दैट नंबर इज E1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बट ग्रेटर देन 3, मतलब कि 4, 6, 8, 10, 12 इनकी प्रोबेबिलिटी, ये इसका मीनिंग है। ओनली 1 कार्ड ड्रा किया और इनमें से कार्ड होने का चांस 5/12, दैट 5 नंबर फेवरेबल, टोटल 12। A/E2 का मीनिंग देखिए। प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 3, ए का मतलब ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, गिवन दैट नंबर इज ऑड, मतलब ऑड में से ग्रेटर देन 3, गिवन दैट नंबर इज ऑड, तो ऑड्स में से ग्रेटर देन 3 मतलब वो हो जाएगा अपना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस 4 नंबर। 12 के अंदर अंदर के नंबर चाहिए, ग्रेटर देन 3 भी हो प्लस वो ऑड भी हो, तो ये अपने 4/12 आ गए, जिसे 1/3 भी बोल सकते हैं। और अब P1/A का फार्मूला लिखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1, P1 A/E1 प्लस P2 A/E2। इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें। मेरी कैलकुलेशन 5/9 आई थी लास्ट टाइम जब हमने किया था। यू चेक वेदर इट इज राइट और नॉट। तो यहां पर आपका